नाम तो बता ही दिया इन्होंने। मेरा नाम अंकुर शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ, पंजाबी हूँ, लगता नहीं हूँ, लगता हूँ, अच्छा चलो। और दिल्ली में थिएटर किया करता था मैं, मंडी हाउस में। मैं एनएसडी में नहीं था, लेकिन एनएसडी से पास आउट जो मेरे सीनियर्स थे उनके अपने अपने ग्रुप्स थे, और उन्हीं के साथ मैंने 7 साल थिएटर किया था। और आप सब लोग तो बहुत छोटे होंगे, डीडी नेशनल पे एक टीवी शो आता था, स्कूल डेज, अगर आप में से किसी को पता हो, याद है? तो वो मेरा पहला टीवी सीरियल था 98 में। तो वहाँ से और थोड़ा जज्बा आगे बढ़ा। इन बिटवीन मेरी जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब थी मेरी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में, मैं इंजीनियर था। लेकिन अब आप सबको पता ही है, क्योंकि आप सब भी एक्टिंग के लिए ही आए हैं, तो ये जो कीड़ा काट लेता है ना, इसका इलाज कभी पूरी ज़िंदगी मिलता नहीं है, और मेरे को भी काट चुका था। तो जॉब तो कर रहा था, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, है ना। जैसे तैसे 13 साल निकाले, और उसके बाद 2010 में मैं मुंबई आ गया था अपनी फैमिली के साथ। काम कैसे करना है ये जानता था, क्योंकि थिएटर किया था, अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ वर्कशॉप्स की थी, तो मालूम था। कहाँ करना है ये मालूम नहीं था। सुना था कि भाई मुंबई में हर गली नुक्कड़ पर एक प्रोडक्शन हाउस है, पान वाले की दुकान की तरह, लेकिन वो पान वाली दुकान मेरे को मिल नहीं रही थी। बहुत भटका, 8 महीने सिर्फ भटकने में ही लगा दिए। घर से बाबूजी बन के निकलता था, अच्छे कपड़े प्रेस करके, अच्छा नाश्ता करके, बैग टांग कर बैग में एक पानी की बोतल, लंच, क्योंकि बाहर तो खिलाने वाला कोई नहीं है ना, और रोज़ रोज़ होटल का खाना भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो बस जैसे लोग नौकरी तलाश करने निकलते हैं, मैं एक्टिंग की तलाश करने निकलता था। तो धीरे धीरे जहाँ मालूम चलता था कि यहाँ ऑडिशन हो रहे हैं या होने वाले हैं, वहाँ आप जैसे ही जो एक्टर दोस्त, कलीग्स जो होते हैं, दोस्त ही बन गए, उनसे पता चलने लगा। 8 महीने बाद मेरा स्ट्रगल एक्चुअली में स्टार्ट हुआ, क्योंकि किसी को नहीं जानता था। और मैंने काम में कभी शर्म नहीं की कि ये एक लाइन का काम है, या लाइन मिल भी नहीं रही है, या मैं फ्रेम में हूँ भी कि नहीं। इस बात की टेंशन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे मेरे डायरेक्टर पे भरोसा था कि अगर उसने मुझे सेट पे बुलाया है तो मेरी ज़रूरत उसे होगी, और मेरी अगर ज़रूरत है तो वो कहीं ना कहीं मुझे फिट कर देगा। उसके बाद उसकी टेंशन है कि मैं फ्रेम में दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। ये बात सब लोग आप भी दिमाग में बिठा लो कि काम छोटा है तो ये सोचकर मना मत कर देना कि यार ये तो बहुत छोटा सा कैरेक्टर है, या ये तो नौकर का कैरेक्टर है, मैं नहीं करूँगा। अगर ऐसा ही होता तो नवाजुद्दीन शूल के अंदर कभी वेटर का रोल नहीं करता, है ना। आज नवाज का नाम तो बच्चे बच्चे को पता है, तो वो भी वैसे ही आगे बढ़ा है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि काम कोई छोटा नहीं होता, उसके पीछे यही वजह है। ऐसे ही लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो मैंने भी कभी छोटा नहीं समझा। जब आप छोटे छोटे काम करोगे तो आपके स्किल्स सामने वालों को पता चलेंगे, और उन लोगों का आपके ऊपर भरोसा बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई गॉडफादर नहीं है, ये याद रखना। तो कोई एकदम से आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया नहीं लगाएगा जब तक कि उसको भरोसा ना हो आपके ऊपर। और ना ही हम ऐसी फैमिली से हैं कि पापा ज़रा 5 करोड़ अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, एक फ़िल्म बनानी है कोई? यार कोई तो बोल दो है। मैंने कहा मैं अपने अकाउंट में डलवा लेता हूँ, है ना।
तो हमें अपने बलबूते पे ही आगे बढ़ना है। मैं भी ऐसे ही आगे बढ़ा हूँ। मैंने सीआईडी के तकरीबन 30-40 एपिसोड कर चुका था मैं 2014 तक, कैरेक्टर रोल, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। सडनली ऐसे ही एक दिन मुझे फ़ोन आया सुबह, सीआईडी करेगा क्या? मैंने कहा कितने दिन का है? बोला महीने में 20 दिन 25 दिन। मैंने, दोस्त था मेरा, अब ये नहीं बोलूँगा कि कौन सी भाषा में उसको मैंने जवाब दिया, बस इतना बताऊँगा कि उसको मैंने ये बोला, सुबह सुबह मजाक मत कर, दिमाग ख़राब मत कर। बोला तो कुछ और था, ठीक है ना, अपनी दोस्त वाली प्यार वाली भाषा में, लेकिन वो सीरियस था। उसने एक नंबर भेजा और बोला कि यहाँ कॉल कर, तेरी ज़रूरत है उन्हें। अब सीआईडी वालों ने कहाँ मुझे क्या करते हुए देख लिया, किस कैरेक्टर में उन्हें मेरा काम पसंद आया, और मैंने सीआईडी 1.5 साल एज अ कॉप किया, सब इंस्पेक्टर करण। 1.5 साल करता रहा। करते करते एक्सपेक्टेशन हर एक्टर की बढ़ती है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। मेरी भी एक्सपेक्टेशंस थी। मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इससे आगे बढ़ना है, और मैंने उन्हें थैंक यू बोल के शो छोड़ दिया। लेकिन अगर आपकी किस्मत और आपकी मेहनत आपके साथ में है तो आपको काम मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, और यही मेरे साथ हुआ। मैंने जिस महीने सीआईडी छोड़ा, उसके अगले महीने मुझे चैनल से क्राइम पेट्रोल के लिए कॉल आया। आप में से किसी ने देखा मेरा एपिसोड? कोई देखा है? और वो मैंने 8 साल क्राइम पेट्रोल एज अ कॉप किया। इन बिटवीन मैंने फिल्म्स भी की, सत्यमेव जयते फर्स्ट वाली, उसके बाद अभी शेरशाह आई थी, उसमें मैं मेजर विकास वोरा का कैरेक्टर मैंने किया है। आप लोग पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि दाढ़ी थी उसमें भी, ठीक है। अभी 30 तारीख को एक विक्रम वेदा फिल्म आ रही है, जाना ज़रूर। कल उसका ट्रेलर लॉन्च है। और गवर्नमेंट जॉब मेरी सिक्योर जॉब थी। मुझे हर महीने एक बंदी बंधाई सैलरी आ जाती थी मेरे अकाउंट में, और अपना मकान था, गाड़ी थी, सब कुछ था, सारे आराम सुख सुविधा थी। लेकिन यहाँ शांति नहीं थी। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि ये कीड़ा ऐसा है जिसका इलाज नहीं है इस बीमारी का। तो जॉब से रिज़ाइन दिया। कुछ रिलेटिव्स आज भी मुझे बोलते हैं कि तेरी लाइफ का सबसे बड़ा ये गलत स्टेप था, लेकिन मैं जानता हूँ और मेरी आत्मा जानती है कि मैं कितना खुश हूँ। वो खुशी अपने अंदर हमेशा बनाए रखना। लोग बहुत बोलेंगे, डिमोरलाइज करेंगे, ख़ास तौर पे आपके रिश्तेदार। देखा, सबकी मुंडी हिल गई, सबके रिश्तेदार एक जैसे है ना, समझ। कुछ यार दोस्त भी बोलेंगे, है ना, आस पड़ोस। प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप मुंबई आके एक्टर बनना चाहते हो। प्रॉब्लम ये है कि उनका बेटा नहीं बन पाया या उनकी बेटी नहीं बन पाई। तो इस जेलसी में वो आप में कमियां ढूंढने लगते हैं जो कि आपके अंदर है ही नहीं। अगर होती तो आप मुंबई में नहीं पहुंचे थे। काम यहाँ सबको मिलता है, इस बात को गांठ मार के दिमाग के एक कोने में डाल दीजिए और भूल जाइए। काम सबको यहाँ मिलेगा, किसको कब मिलेगा वो उसकी किस्मत और उसके टैलेंट पर डिपेंड करता है। ये मत सोचना कि इसको 1 महीने में मिल गया तो मुझे क्यों नहीं मिला। कंपैरिजन अपना किसी के साथ कभी करना मत। भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है, और एक इंसान की एक ही डाई बनाई है और उसके बाद तोड़ दी है वो डाई, है ना। जब हमारे शरीर में 5 उंगली एक जैसी नहीं दी तो 2 इंसान एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो अपना कंपैरिजन कभी किसी के साथ करना मत। हो सकता है कि आपको वेट शायद इसलिए ऊपर वाला करवा रहा है
शायद इससे ज़्यादा बढ़िया काम आपको मिलेगा। ये पॉजिटिव थॉट हमेशा अपने दिमाग में ज़रूर रखना, नहीं तो इतना डिप्रेशन में आ जाओगे कि इस काम से नफ़रत होने लग जाएगी जो हमें करनी नहीं है। इस लाइन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। ऑडिशन, जब आप यहाँ से कुछ सीख के बाहर निकलेंगे, ऑडिशन दीजिए और ऑडिशन देके भूल जाइए। उसको दिमाग में मत चढ़ाइए कि मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, मैंने बहुत बुरा ऑडिशन दिया। भूलना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आप अपने काम से दूर हो जाओगे, अपने क्राफ्ट से दूर हो जाओगे। आपका सिलेक्शन अगर होना होगा तो आपके उस गंदे ऑडिशन पर भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो आप कितना भी अच्छा ऑडिशन दे दो, नहीं होगा। लेकिन हमें अपने क्राफ्ट पे काम करते रहना है ताकि कोई हमारे टैलेंट पे सवाल ना उठाए। और जब कभी आप ऑडिशन देने जाते हैं और कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको ये बोले, ये एक बहुत प्रचलित लाइन है जो हर कास्टिंग वाला यूज़ करता है, सॉरी यू आर नॉट फिट। दैट डजेंट मीन कि आप एक्टर अच्छे नहीं हो या आप अच्छे दिखते नहीं हो। इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कास्टिंग डायरेक्टर को, उसमें आप फिट नहीं हो। कई एक्टर आके मुझसे पूछते हैं कि, क्योंकि जब मैं कभी ऑडिशन भी लेता हूँ तो मुझसे पूछते हैं वो लोग कि सर कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे क्यों बोल देते हैं यू आर नॉट फिट, यार क्या कमी है मुझ में। मैंने कहा कोई नहीं है, कोई कमी नहीं है। उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस कैरेक्टर में आप फिट नहीं हो। तो नए बच्चे, नए स्टूडेंट्स जो आते हैं एक्टिंग के लिए, वो बहुत जल्दी डेमोरलाइज हो जाते हैं। वो नहीं होना है हमें। ये बहुत बेसिक और छोटी चीज़ें हैं। देखिए, टीवी का प्रोसेस और फिल्म्स का प्रोसेस अलग होता है कास्टिंग का। टीवी में क्या होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर आपको बुलाता है या आप जाते हैं प्रोडक्शन हाउस में, तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको एक स्क्रिप्ट दे देता है, आप ऑडिशन देते हैं। तो होता क्या है उसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ। उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर एक पोस्ट है, असिस्टेंट क्रिएटिव हेड, ACH बोलते हैं हम उसको। तो जैसे आपका नाम क्या है? टिया। आपका नाम? प्रेमलता। तो मैंने अगर ऑडिशन लिया टिया और प्रेमलता का, तो मैं प्रेमलता और टिया और इस बच्ची का, व्हाट इज योर नेम बेटा? अंजलि। इन तीनों का ऑडिशन मैं भेजूंगा क्रिएटिव, असिस्टेंट क्रिएटिव के पास। तो असिस्टेंट क्रिएटिव उनमें से, इन तीन में से 2 का सिलेक्शन करेगी या तीनों का कर लेगी, मान लो। अब ये ऑडिशन जाएगा क्रिएटिव डायरेक्टर के पास, CD बोलते हैं हम उसको। उसमें से ये 2 सिलेक्ट होंगे या ये 2 सिलेक्ट होंगे, कोई भी 2 हो सकते हैं, जो भी क्रिएटिव डायरेक्टर को अच्छा लगेगा। अब 2 जो सिलेक्ट होंगे वो जाएंगे चैनल में। अब चैनल वाले डिसाइड करेंगे, वहाँ जो क्रिएटिव बैठा है वो डिसाइड करेगा कि उस कैरेक्टर के लिए ये फिट है कि ये फिट है। तो दोनों में से जो फिट होगा वहाँ से आएगा, मेल आएगा, ओके कास्ट दिस गर्ल और दैट गर्ल। तो इस प्रोसेस में 1 दिन भी लगता है, 2 दिन भी लगते हैं, 5 भी लगते हैं, 10 दिन भी लगते हैं, डिपेंड करता है चैनल के रिवर्ट पर। और हो सकता है कि ये तीनों रिजेक्ट हो जाएं। ऐसा भी होता है कि चैनल तीनों को रिजेक्ट कर दे, फिर हमें और ऑप्शन भेजने होते हैं। तो जब तक चैनल सेटिस्फाई नहीं होता तब तक हमें ऑप्शन देने पड़ते हैं। फिल्म में क्या होता है, एक तो फिल्म की जो कास्टिंग है वो हर किसी को नहीं दी जाती है। जो रेप्यूटेड लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, उन्हीं को दी जाती है। टीवी में कास्टिंग डायरेक्टर एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक कोऑर्डिनेटर की तरह है जो ऑप्शन देता है, दैट्स इट। पोस्ट है कास्टिंग डायरेक्टर की, डायरेक्टर लगता है उसके भी पोस्ट पर, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं है उसको। लेकिन फिल्म्स में प्रोडक्शन भी और डायरेक्टर भी पूरा फेथ करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर पे। तो हम जैसे एक कैरेक्टर के लिए ऑप्शन देने हैं, ऑप्शन मतलब एक कैरेक्टर में हमें 10 ऑडिशन देने हैं, तो वो 10 ऑप्शन हो गए।
तो वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं, और उन्हीं 10 में से कोई ना कोई एक लॉक हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टर को हमारे ऊपर फेथ है कि हाँ, हम जो दिखा रहे हैं उसमें से ये एक अच्छा है। क्योंकि हम रैंडमली किसी का भी ऑडिशन नहीं कर लेते हैं, और अगर कर भी लेते हैं तो उसमें से पहले हम खुद ही शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो हमारे पास भी है ना यार। डायरेक्टर तो हमारे पोस्ट के पीछे भी लिखा हुआ है, कास्टिंग डायरेक्टर। तो ये प्रोसेस है। दुनिया बहुत सवाल उठाएगी। एक एक्टर कॉम एक ऐसी है जिस पे सब सवाल उठा देते हैं। अबे एक्टर हो, अच्छा, उसके अलावा क्या करते हो? अबे एक्टिंग ही करते हैं, यही केयर करने के लिए पैदा हुए हैं हम। जो सभी करते हैं वो हम क्यों करें? दुनिया भर के माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, वो बनेगा। कोई ये नहीं कहता मेरा बेटा एक्टर बनेगा। क्यों? एक्टिंग इजी काम नहीं है। लोगों को मजाक लगता है, वो सिर्फ 1 घंटा एपिसोड देखते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ भाई 1 घंटे का एपिसोड। उस 1 घंटे के एपिसोड को बनाने के लिए 5 दिन लगते हैं। 18-18, 20-20 घंटे हम लोग शूटिंग करते हैं। शूटिंग करते टाइम एक्शन सीन में चोटें लगती हैं, खून निकलता है, पसीना बहता है हमारा, हम भी खून पसीना बहाते हैं, थकते हैं हम लोग भी। 36 घंटे मैंने बिना सोए शूटिंग करी है, 37 घंटे। लेकिन स्क्रीन पे नहीं दिखना चाहिए कि हम लोग थके हुए हैं, हम लोगों को नींद आ रही है। उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं। क्या होता है? 10 दिन बाद डॉक्टर को दिखा रहे हैं बीपी हाई है, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी इतनी पी ली है। ऑडियंस को वो नहीं दिखता है। एक्टिंग इज़ नॉट अ ईजी जॉब। तो दुनिया की परवाह करनी क्यों है? यही दुनिया है। जब अवार्ड मिलेगा ना, अरे यार सोहेल खान क्या एक्टिंग करता है यार, बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है। ठीक, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं साथ में एक्टिंग के साथ साथ। हाँ, वो मोस्टली 98% एक्टर्स के साथ होता है ये इशू, क्योंकि लोग, माँ बाप को ऐसा लगता है कि हम लोग इस फील्ड में तुम्हारे ऊपर पैसा नहीं खर्च सकते, क्योंकि ये एक अनसर्टेन जॉब है और बड़ी रिस्की काम है। मतलब लगा तो लगा, नहीं तो मतलब जयराम जी की। तो ऐसे में एक्टर क्या करते हैं, बस 2-4, 5,000, 10,000, 20,000 इकट्ठा किया यार दोस्तों से और मुंबई आ जाते हैं। मोस्टली होता है ऐसा, कोई गलत नहीं है उसमें। और यहाँ आकर के एक्चुअल मुंबई क्या है पता चलता है जब शेयरिंग में रह रहे हैं, और शेयरिंग के अंदर राशन भी शेयर हो रहा है, बिजली का बिल भी शेयर हो रहा है, सब कुछ शेयर हो रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो दोस्त देखो, एक्टिंग तो हमें छोड़नी है नहीं। आप वो काम चूज़ कीजिए कि जिससे आपकी एक्टिंग ट्रेनिंग में या एक्टिंग स्किल्स में कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, अगर आपको लगता है जैसे आप बीपीओ में जॉब कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपका मुंबई में सस्टेन करना आपका इजी हो गया उससे, दैट इज़ गुड ना। देखो, दिमाग वहाँ है बीपीओ में, आत्मा यहाँ है। तो दिमाग तो यार 250 ग्राम का होता है बस, है ना। सबसे अलग अलग फ़ोन पे बात हो रही है तो एक्सपीरियंस मिल रहा है। हर चीज़ से सीख सकते हो दोस्त, हर चीज़ से सीख। मैं तो भिखारी तक से सीख लेता हूँ, उसका भीख मांगने का स्टाइल ही कुछ अलग है ना। तो ये ऑब्ज़र्व करते रहो, हर इंसान अलग होता है। जहाँ थोड़ा सा डिफरेंट लगे कि हाँ यार ये काम आ सकता है, इसका चलने का तरीका मैं किसी कैरेक्टर में, या बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसको दिमाग में बिठा लो। लगता है कि यार याद नहीं रहेगा, फ़ोन सबके पास है यार, वीडियो बना लो, नहीं पता चलता किसी को। 2 मिनट वीडियो बनाई, हमेशा उसको याद करो, देखते रहो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। बहुत तरीके हैं, खुद को पॉलिश करने के बहुत तरीके हैं। शीशे में खुद को देख के एक्टिंग करना तो सबको पता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो एज एन एक्टर। ऑडिशन आप तब देने के लिए तैयार हो जब आपको लगेगा। इसलिए मैंने पूछा यहाँ कितने दिन हुए, और इसलिए मैंने पूछा आपको लग रहा है कि आप रेडी हैं।
अभी तो नहीं। हाँ, तो जब आपको लगेगा आप ऑडिशन के लिए रेडी हैं, समझ लीजिए आप ऑडिशन के लिए रेडी हैं। सर थिएटर कर सकते हैं। करना है, वो तो हमेशा करना है। मैं खुद अभी तक करता हूँ। थिएटर से आपकी एक्टिंग पॉलिश होती है। नसीर साहब अभी तक करते हैं थिएटर। वो तो हमारी इंडस्ट्री के मतलब एक्टिंग के गुरुओं के गुरु है। नसीर साहब अभी भी थिएटर करते हैं। हम लोग आज भी उनके पैर छू करके हम लोग अपना प्ले करते हैं, अगर वो हमें दिख जाते हैं तो वो आज भी अगर थिएटर कर रहे हैं, पंकज त्रिपाठी अगर अभी भी थिएटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब थिएटर कितना इम्पोर्टेंट होगा। जिंदा रखता है वो एक्टर को, नहीं तो आप मैकेनिकल हो जाओगे। सेट पे जाओगे, डायरेक्टर बोलेगा हाँ इधर लुक दो, हाँ लेफ्ट प्रोफाइल दो, हाँ थोड़ा स्माइल, थोड़ा गुस्सा, ये होता है। तो बड़ा मैकेनिकल होता है। हमें खाली टीवी थोड़ी करना है, हमें फिल्में भी करनी है, हमें शॉर्ट फिल्म करनी है, हमें एड्स करने हैं, हमें उसके अलावा बहुत सारी फिल्म्स होती हैं, है ना, फेस्टिवल की फिल्म्स करनी है, बहुत काम है इंडस्ट्री में। हमें बंद के थोड़ी रहना है, तो उसके लिए हमें थिएटर करना है और करते रहना है। जैसे पूरे पूरे दिन का शूट होता है, जैसे लीड रोल के एक्टर रहते हैं, तो वो भी सब चीज़ें टाइम निकाल के करते हैं। निकालते हैं, क्योंकि अगर आपको 12 घंटे, देखिए 12 घंटे की शूटिंग होती है, ये सबको पता होगा। आपको कहते हैं 12 घंटे, पर 14-15 घंटे चलती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो 14-15 घंटे पूरे के पूरे आप कैमरे के सामने ही रहेंगे। और भी एक्टर्स होते हैं, उनके भी सीन्स होते हैं। इन बिटवीन बहुत सारा टाइम होता है। आप अपने रूम में होंगे, आप अपने रूम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ भी नहीं है तो बहुत बड़ा सेट है। सेट के बाहर निकल जाइए, किसी कोने में चले जाइए, रिएक्शन की प्रैक्टिस कीजिए। कोई देख रहा है कि अरे क्या कर रहा है, पागल है क्या, सोचने दो, हम अपना काम कर रहे हैं। वो तो कहीं भी कर सकते हो, ट्रेन में मत करना, वो लोग पकड़ के ले जाते हैं। फिर इसकी जितनी एक्सरसाइज करोगे उतने मसल्स इसके रिलैक्स होंगे, उतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे, क्योंकि सारे ये फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उसके मसल्स ही काम में आते हैं। गुस्से में हम आंखें फाड़ लेते हैं ना, तमतमा जाता है एकदम चेहरा, फेस एकदम चेंज हो जाता है, स्माइल में अलग होता है, आंखें थोड़ी काम हो जाती हैं। ये प्रैक्टिस करते रहना है, ये प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि अभी 2-4 महीने करनी है फिर मेरे को काम मिलने लग गया, अब क्या ज़रूरत है, नहीं। मैंने कहा ना, नसीर साहब अभी भी थिएटर करते हैं, उनकी वो प्रैक्टिस में सारी प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए थिएटर नहीं छोड़ना है, जितना कोशिश हो सके करो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि जैसे एक वो भाई था जो कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, कुछ लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाए अगर किसी वजह से, तो घर में यार 15-20 मिनट का टाइम सबको मिल जाता है। तो वो 15-20 मिनट में आप लोग अपने एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो मिरर के सामने खड़े होकर के। इतना टाइम तो सफिशिएंट है। और अगर आपको थिएटर वगैरह करने के लिए टाइम मिल रहा है तो वो तो वेल एंड गुड है। आप जिस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन पहली बात तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इजी भी नहीं है। कुछ सीन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आपको और पहले से ग्लिसरीन नहीं दिया जाएगा, तो उस सीन में जब तक आप उस कैरेक्टर को खुद महसूस नहीं करेंगे, खुद मतलब मैं अंकुर हूँ और मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो मरा पड़ा है, तो जब तक मैं वो दोस्त खुद को फील नहीं करूँगा कि मेरा दोस्त मर गया है, मैं आंसू नहीं निकाल पाऊँगा। तो जब तक अपने आप को उस कैरेक्टर में नहीं डालोगे, जब तक, क्या नाम बताया आपने, शिवेंद्र चौधरी, जब तक आप ये सोचोगे कि मैं शिवेंद्र चौधरी एक्टिंग कर रहा हूँ, तब तक आंसू नहीं निकाल पाओगे। जब तक कि आँख में कोई तिनका ना घुस जाए, है ना, तभी आँख में से पानी आता है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी हर जगह, सिर्फ आंसू निकालने के लिए नहीं, ये एक्टिंग में हर जगह अप्लाई होती है। आपको किसी कैरेक्टर के लिए करना पड़ेगा ये। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको कोई
ऐसा हादसा याद करना पड़ेगा जिसे याद नहीं करना चाहते आप, या जिसे याद करके आपको तकलीफ़ होती है। जैसे मेरे फादर साहब नहीं है, और जब वो गए थे तो मैं 18 साल का था, तो जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं वो सीन याद करके रोता था। तो आपको प्रैक्टिस अगर करनी है तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे नहीं होता कि आप रास्ते में चल रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके लिए आपको वो सीन याद करना पड़ेगा। हाँ, जब आप कोई सीन दे रहे हो, कोई शॉट दे रहे हो, तो उस कैरेक्टर में खुद को अपने आप को फील करना पड़ेगा आपको कि हाँ ये मैं हूँ, ये कैरेक्टर ही मैं हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में मेरा दोस्त मर गया है, एक्चुअल में उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरे को क्या एक्सप्रेशन देने हैं, मेरा दोस्त नीचे मरा पड़ा है। समझे? मैं कास्टिंग डायरेक्टर के पास आया होता हूँ, तो कास्टिंग डायरेक्टर मेरे को इंट्रोड्यूस करने मिलते हैं। हेलो सर। हेलो। सर मेरे को ऑडिशन देना था। क्या किया आपने? सर मैंने एक्टिंग की कोर्स की है, मतलब अभी तो एक्टिंग की कोर्स मीन्स करने जा रहा हूँ। मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है सर। कोई टीवी शो, कोई ऐड कुछ किया है? सर। ओके। सर पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अच्छा। इंट्रोडक्शन तो सर मेरा नाम रणविजय है, यानी जंग जीतने वाला। फिल्म इंडस्ट्री के इस मैदान में उतरा हूँ, ये भी किसी जंग के मैदान से कम नहीं। हाँ, और इरादा सिर्फ और सिर्फ जीत का है। सर ना ही तो मैं कोई स्टार सन हूँ और ना ही किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का भांजा या भतीजा। बुलंदशहर से आया हूँ सर, अपने माँ बाप और अपने शहर का नाम और भी बुलंद करना। सर इस वक्त मेरे जेब में कुल 4,320 रुपये हैं, आँखों में सपने और दिल में कुछ कर दिखाने की आग। सर ना ही तो मेरे पास एक्टिंग की कोई डिग्री है और ना ही कोई डिप्लोमा है। अगर कुछ है तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास, तूफानों से लड़ने की हिम्मत और इस जंग को जीतने का पूरा विश्वास। पहले भी अपना नाम बता चुका हूँ सर, रणविजय, यानी जंग जीतने वाला। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा है यार। एक और क्वेश्चन है कि अभी इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब हफ्ता 10 दिन मतलब आए नहीं, अभी उनको 1 महीना भी नहीं हुआ और वो ऑडिशन लाइन में लग जाते हैं जाके। यार ये मेरे को ना बहुत हमेशा से बात इरिटेट भी करती है और अजीब भी लगती है कि आप जिस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हो, आपको उसका ABCD भी नहीं पता है, आप भीड़ में भीड़ को बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। भीड़ में भीड़ को बढ़ा रहे हो और फिर जब आपको जवाब सुनने को मिलता है यू आर नॉट फिट, बाहर जाके साले को पता तो है नहीं, कह रहे नॉट फिट। क्या कमी है साले? डोला देख मेरा, हाइट देख मेरी, साला मेरे को कह रहा फिट नहीं हो, इससे ज़्यादा फिट क्या होगा? उसको पता ही नहीं है नॉट फिट का मतलब क्या है। उसको वो समझने में 6 महीने लग जाते हैं। अच्छा ये कह रहा था वो मेरे को। तो आप पहले रेडी तो हो उस चीज़ के लिए। आप एक्टिंग का आपको ए नहीं पता, आपको Z तक पहुंचना है, तो बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं भाई वो कहाँ जाएंगे? दही में मिला के चीनी मिला के खाएंगे क्या? सीखना है ना वो भी। तो पहली सीढ़ी से डायरेक्ट आप 100वीं सीढ़ी पे नहीं कूद सकते हो, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो सबसे ज़्यादा गलत है। वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे का भी कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं कि जब वो ऑडिशन की लाइन में लगते हैं तो उनके पीछे जो वाकई में कैपेबल लोग हैं वो सफ़र करते हैं कि इनको तो कुछ आता नहीं है, और भीड़ के चक्कर में इनका नंबर आने से पहले उसका गेट बंद हो जाता है ऑडिशन रूम का, तो उनकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। ये अभी आपको फील नहीं होगा। अगर सपोज़, मैं इंडिविजुअली किसी को नहीं कह रहा, कोई भी जिसके दिमाग में चल रहा है कि यार मेरे को तो देना ऑडिशन, बाद में देखी जाएगी, सीखते रहेंगे और हम एक्टिंग,
ये अभी आपको फील नहीं होगा। 5 साल बाद जब आप तैयार होगे बिल्कुल परफेक्ट, कि आप ऑडिशन में भी बढ़िया हो, आपने काम भी कर लिया है अच्छा खासा और आप ऑडिशन देने जा रहे हो, लेकिन आपसे पहले 10 लोग लाइन में लगे हैं जिनको कुछ नहीं पता और ऑडिशन देने आ गए हैं, और उन 10 को ऑडिशन के चक्कर में 3 घंटे 4 घंटे हो गए और कास्टिंग डायरेक्टर इरिटेट होकर बोलता है ऑडिशन ख़त्म चलो, तब आपको पता चलेगा यार सच में जिनको कुछ नहीं आता उनकी वजह से मेरे को सफ़र करना पड़ा। क्योंकि माँ बाप के लिए तो बच्चा राजकुमार ही होता है कि हाँ बेटा तू बहुत खूबसूरत है, जा तू हीरो बन जा। हाँ बेटा, बाप कहता है हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैं देता हूँ तेरे को 50,000 रुपये महीना, जा तू स्ट्रगल कर, कोई बात ना, 2 साल स्ट्रगल कर, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आ जाइए दुकान संभाल लियो। एक्टिंग टाइम पास नहीं है, एक्टिंग टाइम पास नहीं है यार। बिल्कुल होता था, मैं बिल्कुल होता था, मैं भी नर्वस होता था मेरे को, लेकिन खैर बोलने वाला कोई था नहीं कि नर्वस क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, होता था मैं भी। अब मैंने पहली बार जब सलमान खान के साथ किया था काम, या जब मैं सीआईडी में आया था, क्योंकि एक सपना होता है हर एक्टर का सीआईडी में काम करना, मोस्टली होता है ना, आप लोगों का भी होगा कभी ना कभी कि यार सीआईडी कितना अच्छा सीरियल है। तो मैंने भी बचपन में 98 से आ रहा है तो मैंने भी देखा था अपनी जवानी में कि यार बड़ा अच्छा शो है। अब उन्हीं एक्टरों के साथ उन्हीं के कमरे में ग्रीन रूम में बैठ रहा हूँ, जो खाना वो खा रहे हैं वही खाना मैं खा रहा हूँ, तो नर्वसनेस तो होगी। सलमान खान के साथ पहली बार काम किया, वो किक के प्रमोशन के लिए सीआईडी में आए थे, तो बहुत नर्वस था मैं तब भी। लेकिन धीरे धीरे मैंने फिर खुद रियलाइज़ किया कि मैं नर्वस क्यों हूँ। मैं, ये भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उन्हें अपने पैसे मिलेंगे, मुझे मेरे पैसे मिलेंगे, मैं नर्वस क्यों हूँ, क्या रीज़न है मेरे पास। और अगर मैं नर्वस होऊंगा तो मैं अपना काम ख़राब करूँगा। तो उसके बाद मैंने नर्वस ना होने के लिए खुद को प्रैक्टिस करी, खुद प्रैक्टिस करी। उसके बाद मैंने शाहरुख के साथ रईस में भी काम किया, जॉन इब्राहिम के साथ तो किया, अभी ऋतिक और सैफ के साथ किया। आप लोग देखना फिल्म। ऋतिक के साथ मेरा एक इंटेरोगेशन सीन है, सैफ के साथ मेरे बहुत सारे सीन तो हैं ही हैं, फाइट भी है मेरी क्लाइमैक्स में। तो नर्वस होता है हर आदमी, स्टार्टिंग में होता है, कॉमन है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि परफेक्ट आदमी कोई पैदा नहीं होता, परफेक्ट बनना पड़ता है। और कुछ लोग का ये भी रहता है कि मतलब कहीं पे भी यहाँ शूटिंग टाइम बताया आपको, मतलब पेशेंस रखने पड़ते हैं, बहुत लोग जल्दीबाजी में होते हैं, मतलब कहीं भी जाना हो, चाहे शूटिंग चाहे आपका लेक्चर और कुछ भी चीज़ें हों, तो टाइमिंग कितना मतलब इम्पोर्टेंट है इस फील्ड के लिए? टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारा खेल ही टाइमिंग का है यहाँ पर। अगर आप शूट पे जाते हो, आपको 12 घंटे के लिए आपको बुक किया जाता है, आपका बजट फाइनल होता है, सब कुछ होता है। आप अगर सेट पे जाके ये ऐसे बोलते हो कि सर आज मेरे को कहीं जाना है, आज मेरे को पार्टी में जाना है, या आज मेरा मीटिंग है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं चलता। बहुत प्रोफेशनल काम होता है बॉम्बे में। अगर आपको 12 घंटे के लिए बुलाया गया है मतलब वो पूरा दिन उनका है। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर वो आप अनप्रोफेशनल कहलाओगे और आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ये याद रखना आप लोग। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है सिर्फ उनके अनप्रोफेशनल रवैये की वजह से। वो सेट पर आते हैं, 2 शॉट देते हैं, 2 सीन करते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन वालों की जान खाते हैं। अरे यार प्लीज़ यार मेरा कर देना यार, मेरी मीटिंग है यार, मीटिंग है। मीटिंग कुछ नहीं है, उनको रात को पार्टी करनी है। यहाँ मतलब 100-150 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और इनको भाई साहब को या बहन जी को जाना है पार्टी अटेंड करने के लिए। तो सारा प्रेशर प्रोडक्शन पे भी आता है, डायरेक्टर पे भी आता है और बाकी एक्टर्स पे आता है। जिनका सीन पहले होना है उनका सीन सबसे लास्ट में होता है, तो फिर ऐसे एक्टर को ब्लॉक भी कर दिया जाता है। और जैसे ऑडिशन पे जा रहे हैं, मान लीजिए तैयार हो गए, तो उनको लगता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद कहीं ऑडिशन देने जाए तो उनको क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए? 3 बात ऐसी कौन सी होनी चाहिए जिनको ध्यान देनी चाहिए? यार देखो, सबसे पहले तो ना अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखो आप लोग। फिट मतलब ये नहीं है कि 6 पैक एब्स ही होने चाहिए, बड़े बड़े बाइसेप होने चाहिए। ये लड़कों के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है, कि मेरे बाल सिल्की होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है ऐसा। अब जैसे हो ठीक हो। हाँ, ग्रूम हर इंसान को अपने आप को करना चाहिए,
लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके फेस के ऊपर क्या लुक सूट करता है। एक एक्टर को अपने लिए ईमानदार होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई ये कहता है कि नहीं यार तेरे ऊपर ये सूट करता है, तेरे ऊपर नहीं, आपको पता होना चाहिए आपके ऊपर क्या सूट करता है। अगर आपके ऊपर लंबे बाल सूट करते हैं तो लंबे रखिए, छोटे सूट करते हैं तो छोटे रखिए। नीट एंड क्लीन डिसेंट कपड़े पहन के जाइए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक के बूट्स पहन के चले गए और इम्प्रेस कर रहे हैं कास्टिंग। मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं अंधेरी में, बड़े लफंडर से, और सर क्या हाल है, बढ़िया, हाँ सर, अरे मारू कान पे। तो लड़कियों के लिए ये है कि जब भी ऑडिशन पे जाएं डिसेंट। क्या होता है ऑडिशन पे आने से, जब आपको ऑडिशन के लिए बुलाता है कास्टिंग डायरेक्टर, तो आपको वो ड्रेस कोड भी बताते हैं, तो उस ड्रेस कोड के हिसाब से जाइए, ठीक है। और लड़कियों के लिए स्पेशल ये बोलूँगा कि जैसे आपको बोला जाता है कि इंडियन लुक में आइए, तो अपने साथ हमेशा वेस्टर्न ड्रेस कैरी करके लेके जाइए और मेकअप घर से करके आइए। कोई गारंटी नहीं है आप जहाँ ऑडिशन देने जा रहे हैं वहाँ मेकअप करने की जगह मिले आपको, तो घर से मेकअप करके जाइए, डिसेंट से हेयर स्टाइल अपना बना के जाइए। अपने बैग में अपनी मेकअप किट हो, आपका कॉम हो। लड़कों के लिए भी बोलूँगा एक छोटा सा बैग होता है, साइड बैग, अपना एक कॉम रखो, उसके अंदर एक पानी की बोतल आ जाए उसके अंदर, वैसा रखो, ठीक है। जैसे मैंने स्ट्रगल किया है काम के लिए, मैं वो आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अंट संट कुछ नहीं खाना बाहर का। ज़्यादा भूख लग रही है 2 केले खा लिए, उससे ज़्यादा भूख लग रही है 1 डोसा खा लिया, सस्ता सुंदर टिकाऊ, मतलब हेल्दी भी रहोगे, पेट भी भरा रहेगा। डिसेंट कपड़े पहन के जाओ, जितना रियल आप अपने आप को शो करोगे उतना जल्दी आप सामने वाले को इम्प्रेस करोगे। डोंट बी फेक। नकली होने की कोशिश ही मत करना, रियल रहो। कोई तड़क भड़क नहीं, नॉर्मल तरीके से, डिसेंट तरीके से आप कास्टिंग वाले से बात करोगे, वो आपसे बात करेगा। हाँ, बशर्ते कि वो अगर टेढ़ी खोपड़ी है तो बात नहीं करेगा। नॉर्मली कास्टिंग डायरेक्टर्स बात करते हैं, वो भी इसी ग्रह के वासी हैं, है ना।